अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हमें ये देखना है इसमें कि अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग कैपेबिलिटीज के रेस्पेक्ट में कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ब्रिक है हमारी, तो ब्रिक की एक वॉल है। तो ब्रिक क्या होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब अगर आप उसे कंप्रेस करोगे तो इजीली कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, ब्रिक जो होगी अगर आप उसे कंप्रेस करना चाहोगे तो इजीली कंप्रेस नहीं होगी। तो इसलिए जो ब्रिक जो यूज होती है वो कंप्रेसिव लोड में यूज होती है, मतलब वॉल में यूज होती है, क्योंकि वॉल के ऊपर वो सब ऊपर वाले फ्लोर का स्ट्रक्चर का सबका लोड ले रहा होता है। तो ब्रिक्स किस में अच्छी होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। ठीक है, अगर ब्रिक्स पे अपन टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल मतलब होता है उसको दूर खींचना। ठीक है, इस तरह से अगर कोई फोर्स लग रही हो, जैसे मान लो अपन किसी रस्सी को खींचते हैं दो तरफ से, इस रस्सी से बीच में मैंने ब्रिक ज्वाइन कर ली, एक रस्सी से इधर बांध दिया और एक रस्सी से इधर बांध दिया। पर्सन ए उस तरफ खींच रहा है और पर्सन बी जो है हमारा उसके अपोजिट साइड खींच रहा है, तो इसे बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। अगर यही इन दोनों पे फोर्स लगा रहे होते इस डायरेक्शन में, पुश कर रहे होते इसे, ठीक है, ब्रिक की साइड में, तो इसे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो ब्रिक्स जो होती है हमारी कंप्रेसिव फोर्स लेने में अच्छी होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर मैं उस पर टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ब्रिक बीच में से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ का फैक्टर होता है। एक होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है कि कितने लंबो सालों तक हमारा जो हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है वो चलता रहे। मतलब इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेन होती है, एसिड रेन होती है, सी वाटर होता है, कोई भी साइक्लोन आ गया, कोई भी चीज होगी, ठीक है, उसके कारण हमारे जो स्ट्रक्चर हो उसके प्रोटेक्ट कर सके, मतलब वो स्ट्रक्चर हमारा ड्यूरेबल है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमारा उसकी यूजेबिलिटी रहे, वो आती है ड्यूरेबिलिटी में। इको फ्रेंडली का मतलब होता है जो हम इन्वायरमेंट से जो भी हम मटेरियल्स यूज करते हैं, ठीक है, उन पे अगर जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, मतलब कहना चाहे कि जैसे आप क्या बोल सकते हैं जैसे आप व्हीकल यूज करते हो, तो व्हीकल यूज करते हो तो व्हीकल का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, वो अपने पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन होने से क्या होता है, फॉग हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली में होता है। तो हमें ये देखना होता है जो भी मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं उसकी यूजेबिलिटी जो होनी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा होनी चाहिए और वो इको फ्रेंडली मटेरियल्स होना चाहिए। इको फ्रेंडली मतलब का होना चाहिए कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होना चाहिए, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ये आता है इको फ्रेंडली में। इकोनॉमी, हर प्रोजेक्ट जो मेजर जो प्रोजेक्ट जो भी चीज बेस होता है वो हमेशा इकोनॉमी पे होता है, कि कॉस्ट क्या लग रही है उस जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा है और उसके रेस्पेक्ट में हमें एक दूसरा मटेरियल मिल जाए जो लेस कॉस्टली है, तो हम हमेशा लेस कॉस्टली मटेरियल की तरफ ही यूज करेंगे। ठीक है, ये मतलब चार बेसिक पॉइंट है हमें जो डिस्कस करने हैं कि सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट यूनिट। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आया इतना? सर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को एक और बार से बता दीजिए। बेटा स्ट्रेंथ मतलब होता है किसी मटेरियल्स की, मतलब लोड कैरी करने की स्ट्रेंथ, मतलब वजन सहने की स्ट्रेंथ। जैसे आप टाइल्स पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो टाइल आपका लोड ले पा रही है नहीं ले रही वो। ठीक है, आप जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे आपकी जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रिजेस बनते हैं, तो ब्रिजेस बनती है तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई ब्रिज है, इसके ऊपर कोई ट्रक जा रहा है, कुछ भी ट्रक जा रहा है, तो ये ट्रक का सर्टेन वेट होगा, 8 टन, 10 टन, 20 टन, ठीक है, जो भी हो। तो वो जो हमारी जो हमने जो कंस्ट्रक्ट किया ब्रिज, हमारा जो ब्रिज है वो उस लोड को, सर्टेन लोड को कैरी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो उसकी स्ट्रेंथ गवर्न करती है। ठीक है, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एस, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है या यूनिट है, लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी यूनिट की, यूनिट की कहने का मतलब हो कि स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में वॉल हो गई, हमारी बीम हो गई, कॉलम हो गया, ये सब। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है कि वो मटेरियल इतना ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब कि जो हम मटेरियल यूज करें वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमारा वो मटेरियल यूज हो सकते। मतलब हमने अगर बिल्डिंग बनाई है, मान लो आपने कोई भी एक बिल्डिंग बना लिया, ब्रिज बना लिया,
ठीक है, उसमें ऐसे मटेरियल्स यूज करोगे जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसकी यूजेबिलिटी रहे, मतलब 50 साल 60 साल तक जब भी आप उसकी लाइफ के लिए डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, जब तक वो मटेरियल्स इरोड नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी। इको ओके फ्रेंडली तो पता सर। चल गया, और इकोनॉमी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे के जो भी आपको होंगे ना 1.3 से आगे से, वो मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड कर दूंगा। स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए ये है असाइनमेंट, ठीक है, ये असाइनमेंट कर लेना आप। जो बेस्ट असाइनमेंट होगा मैं बता दूंगा, उससे आप कॉपी कर लेना अगर किसी के भी कोई यूज चाहिए, किसी को चाहिए तो, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉरी। सबसे पहले स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। अगर मान लो हमने कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया या वॉल कंस्ट्रक्ट करी, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं प्रोवाइड कर पाए कि वो लोड जो हम उस पर लग रहा है वो कैरी नहीं कर पाए, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर गिर जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर गिर गया तो फिर हमारा कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर वो उतना लोड ही कैरी नहीं कर पा रहा है जितना हमें चाहिए, तो फिर क्या ही फायदा उस स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसलिए स्ट्रेंथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा है लाइफ ऑफ मटेरियल, ये ड्यूरेबिलिटी में ही आता है कि भाई, अब मैं बता देता हूँ कंप्रेशन टेंशन, उसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये टर्म्स आती रहेगी। कंप्रेशन मतलब लोड होता है, अगर आप किसी दीवार को प्रेस करें, अपने हाथ लेना और दीवार को प्रेस करना स्टार्ट कर दो, उसे बोलेंगे कंप्रेशन, ठीक है। अब क्या करो, एक रबर बैंड लो, रबर बैंड को दोनों तरफ से खींचना स्टार्ट कर दो, उसे बोलेंगे रबर बैंड, क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करने लग जाएगी, तो उसे बोलेंगे टेंशन, ठीक है। बेंडिंग, बेंडिंग मतलब क्या होता है, मोमेंट एक्ट करना है। आपको फोर्स और मोमेंट पता है अभी तक? फोर्स पता है, मोमेंट? नो सर। मोमेंटम ना सर, मोमेंटम। मोमेंटम अलग चीज होती है, मोमेंट अलग होता है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम एफ क्रॉस, मूवमेंट सर, मूवमेंट करना। नहीं नहीं बेटा, वो मोमेंट अलग द होता है। मोमेंट ऑफ एन हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सही चीज है, पर टर्निंग टर्निंग इफेक्ट होता हाँ, मैं बता देता हूँ क्या होता है मोमेंट, ठीक है। सबसे पहले कंप्रेशन और टेंशन आपको समझ में आ गया? सर, कैन यू रिपीट टेंशन? टेंशन बेटा, रबर बैंड को इलास्टिकली उसको खींचो दोनों तरफ से, तो क्या होगा, वो लंबा होगा, उससे जो फोर्स लगेगी उसमें होगी टेंशन, ठीक है। सर जैसे हम एक रस्सी को दो बच्चे खींचते हैं तो बीच में हाँ, क्या जो वो टेंशन दबाव जनरेट पैदा होती होता है। है उसे कहते हैं हाँ, टेंशन फोर्स। कंप्रेशन करनी है, और दीवार को अपने हाथ से लो और प्रेस करना स्टार्ट कर दो, वो कंप्रेशन हो गई। या किसी बैलून में हवा भरो और उसको कंप्रेस करो, ठीक है। अब वो एक होती है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, मान लो ये कोई भी एक स्ट्रक्चर है, मान लो एक, मतलब एक बॉक्स मान लिया। बॉक्स क्या होगा, किसी चीज पे रेस्टेड है, दोनों पॉइंट पे रेस्टेड है, ठीक है। अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसकी कर्व की शेप आ रही है, किस तरह से कर्वेशियस से जो शेप आ रही है, मतलब उसमें कोई बैंड आ रहा है। आपने सड़कों में बैंड देखे हैं, ठीक है, मतलब सड़क ऐसे चल रही है तो एकदम से ऐसे मुड़ती रहती है, उसे कहते हैं बैंड, ठीक है। तो ये बैंड आते किससे, मोमेंट जनरेट होता है इनमें। मोमेंट का मतलब होता है, मान लो आपने एक दरवाजा है ना, दरवाजा एक तरफ से हिंज्ड होता है, हिंज्ड मतलब एक तरफ से बंधा हुआ होता है, और अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है नहीं करता, दरवाजा एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ना, यस यस सर। उसे बोलते हैं मोमेंट। ये एफ जो फोर्स लग रही है, आप लगाई है आपने एफ इनटू ये जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसे बोलते हैं मोमेंट, ठीक है। एफ क्रॉस आर, अभी तो आपको क्रॉस भी नहीं ओके पता, सर। ये अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है। एफ क्रॉस आर जो होता है हमारा, होता है मोमेंट, और मोमेंट की वजह से हमारी आती है बेंडिंग।
और इम्पैक्ट होता है किसी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक लार्ज फोर्स लग रही है। मान लो आपने हथौड़ा मारा किसी कील पे, तो उसे बोलेंगे इम्पैक्ट। ठीक है, तो इनकी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है उनके लिए हमारा स्ट्रेंथ एक गवर्निंग फैक्टर है। सब में आ गया स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। अगला है लाइफ ऑफ मटेरियल, कि कितना लंबा हमारा जो हमने बिल्डिंग डिजाइन करी है उसमें जो मटेरियल्स यूज हो रहा है उसकी लाइफ, ताकि हमारा क्या हो, मेंटेनेंस ज्यादा ना हो। ठीक है, हमारी बिल्डिंग एक सेलेक्टेड लाइफ तक खड़ी रह सके। ठीक है, अगला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब हर बिल्डिंग डिजाइन, किसी भी डिजाइन के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी अपन बिल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, जैसे अपन घर पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन होता है। कॉस्ट हमारा, क्योंकि अगर हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है तो हम वो जो भी कंस्ट्रक्ट है, मतलब जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और अगर जो अभी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको ज्यादा पैसे में कंस्ट्रक्ट करें तो भी हमारा कोई फायदा नहीं। हमें क्या होता है, हमेशा इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन करना होता है, कि मतलब जितना हम लगा रहे हैं और जितना हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, उसको मेंटेन एक इक्विलिब्रियम से चलना होता है। ठीक है, चौथा टॉप, तीसरा क्या था हमारा, कंस्ट्रक्शन। अब क्या है, लोकल अवेलेबिलिटी। मतलब हमारे क्या होता है, जो लोकली अवेलेबल जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपने देखोगे, आप जैसे अगर ईस्ट साइड में जाओगे तो ईस्ट साइड में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट का एबिलिटी कम होती है, तो वहां पे क्या यूज होता है, बैम्बू। बैम्बू रीइंफोर्समेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से कहाँ कहाँ पे हमारे क्या होते हैं, स्टोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां पे जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे ब्रिक्स यूज होती है। ठीक है, कई जगह हमारी कंस्ट्रक्शन में रिवर सैंड अवेलेबल नहीं होती है, तो वहां पे क्या होती है, जो नॉर्मल सैंड अवेलेबल होती है या फिर आर्टिफिशियल सैंड का यूज होता है, वहां पे क्या करता है, स्टोन्स को घिसा जाता है। ठीक है, उससे सैंड बनाई जाती है। तो इसलिए लोकल अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जहां जहां पे जिस तरह के मटेरियल्स अवेलेबल है हम उस हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे हमारी कॉस्ट भी कम रहती है। सब है लोकल अवेलेबिलिटी का मतलब। सर एक बार और बताना। लोकल अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब आपके घर के पास में दो दुकानें हैं। ठीक है, आप गए कोई सामान खरीदने, मतलब आप सीमेंट खरीदने। ठीक है, अब आपने सीमेंट खरीदने गई, एक दुकान है आपके घर से 50 किलोमीटर दूर और दो दुकान है जहाँ पे आपका है, जो दो दुकान है उसके पास में आपके सीमेंट मिलती है, एक ए टाइप ऑफ सीमेंट, एक बी टाइप ऑफ सीमेंट। दोनों की सीमेंट जो है उसकी जो क्वालिटी है, जो आपकी 50 किलोमीटर वाली दूर है, थोड़ी बहुत उसके थोड़ी सी उससे कम है, पर लेकिन सही है। तो आप क्या करोगे, 50 किलोमीटर दूर वाली सीमेंट लेके आओगे या पास वाली लेके आओगे। आप उसमें देखोगे, कॉस्ट एनालिसिस करोगे कि भाई इसका करूं तो मेरे 500 रुपये लग रहे हैं, और वहां से मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगाऊं तो मेरे 700 रुपये लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जो नियर बाई वाली जो भी आपकी लोकल अवेलेबिलिटी होगी वो जो सीमेंट है वो आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब लोकल अवेलेबिलिटी, ओके सर। मतलब हमारे जो नियर बाई मटेरियल्स अवेलेबल है हम उस रेस्पेक्ट में यूज स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम हो। ठीक है, यस अब सर। क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। ये ड्यूरेबिलिटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि कितने लॉन्ग तक हम हमारे जो बिल्डिंग है, देखो हमारी बिल्डिंग इस तरह से डिजाइन की जाती है ताकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनको इजीली अपने, मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइफ टाइम में इजीली मेंटेनेंस लो रख सके। ठीक है, कि मतलब जैसे कई जगह बारिश ज्यादा होगी ना, जैसे कई जगह बारिश ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी कोई भी मान लो वॉल है, ठीक है, और ये इसके अंदर री है, ये ऐसे करके री होगी, ये री डाल रखी है, तो इतनी मोटी हमारी वॉल है। तो ये जो हमारा होता है इसे बोलते हैं कवर, या आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमारी रीइंफोर्समेंट का इरोजन हो सकता है कि बारिश का पानी क्या पता अंदर आ जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो कवर की थिकनेस होती है वहां इंक्रीज कर देते हैं।
ताकि हमारा सरिया कोरोजन से बच सके। ठीक है, उसके बाद में जैसे अब कई जगह क्या होता है कि बारिश हो गई, कई जगह सीपेज, मतलब क्या हो सकता है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे इजीली जो होता है पानी सीप नहीं होता अंडरग्राउंड में। कहीं पे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, कहीं पे क्या होता है कि जमीन पे जो होता है पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है। क्या बोलते हैं, सेम आ जाना, सेम बोलते हैं मेरे हिसाब से। स्प्रिंग सर, स्प्रिंग। स्प्रिंग नहीं बोलते, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, सेम बोलते हैं, सेम। ठीक है, उसमें ये होता सर है कि सर सीलन बोल रहे हैं सर। सीलन नहीं बेटा, अगर आप कहीं पे जाना है जहाँ पे पानी, मतलब क्या बोल सकते हैं, जमीन में नमक ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां जमीन में जो पानी होता है वो ऊपर आना, जो भी मतलब बारिश होगी ना, तो बारिश होते ही जो पानी होता है जो अंदर जाना चाहिए वो अंदर नहीं जा पाता नमक की वजह से, तो वो जो पानी होता है वाटर लॉग हो जाता है। ठीक है, उससे बोलते हैं वाटर लॉगिंग, जमीन के ऊपर पानी भरा हुआ सा रह जाता है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ता है। इन तरह के जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ पे वाटर लॉगिंग के चांसेस होंगे, वहाँ पे पहले ड्रेनेज प्रोवाइड किया जाता है पानी से, ताकि जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो पहले रिमूव कर सकें, और आगे भी कभी ऐसा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आए तो इजीली ड्रेनेज हो, जाके पानी आराम से नीचे चला जाए। और जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन होते हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन में भी एक सर्टेन डेप्थ तक जाने के बाद में वाटर टेबल आ जाती है। वाटर टेबल मतलब क्या होता है, जैसे आप कुआं खोदते हो ना, कुआं खोदते हो तो क्या करते हो, पानी जहां तक आने वाला होता है वहां तक कुआं खोद देते हो, फिर अपने आप ही पानी ऊपर आ जाता है। सिमिलरली इस वो अपन जब अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेम यही काम करते हैं कि भाई जब तक खोदते जाते हैं और जैसे ही पानी आ जाता है तो हम उसको, पानी को पंप से और इनसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस में। अब जैसे आपको रिवर के अंदर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, रिवर के अंदर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पानी रोकना पड़ता है। ठीक है, या पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, अगर इजीली पानी डाइवर्ट हो सके, अगर समुद्र में कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम काइजन्स का यूज करते हैं, वो डिफरेंट थिंग है, वो बाद में आएगी। ठीक है, तो हम पानी को रोकते हैं, हम शीट पाइल्स प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड, पानी को रोक के, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं अगर पानी कम है तो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मटेरियल कौन सा चूज करते हैं, और सीमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की आती है। अब स्किल, हर तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग स्किल रिक्वायर्ड होती है। मतलब बिल्डिंग अगर सिंपल कंस्ट्रक्शन करे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो क्या स्किल रिक्वायर्ड होगी, सिंपल हमारे कोई भी आके बना देता है। और जैसे जैसे आपको हमारा कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट होता रहता है, जैसे ब्रिज में होगा या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, तो हमें स्किल रिक्वायर्ड होती है जो वर्कर्स जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब सस्टेनेबिलिटी आता है हमारे इको फ्रेंडली में, कि हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो इको फ्रेंडली हो, मतलब उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो बहुत कम हो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है सबसे ज्यादा कम किसका होगा अगर हम वेस्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी ने मुझे आज सुबह बोला था कि सर हम फ्लाई ऐश यूज करते हैं, वोल्केनिक ऐश यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल मटेरियल्स में अगर हम फ्लाई ऐश या ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हम इन्वायरमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं करें, तो इस तरह के मटेरियल्स हम यूज करें तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। ये सस्टेनेबिलिटी के आगे आप इको फ्रेंडली भी कर सकते हो। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का फ्लाई मतलब ऐश होता है का यूज तो सर ब्रिक के केस में भी हो सकता है ना सर, ब्रिक को किसी में भी हो रिप्लेस सकता है करके। फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश देखो मैं तुम्हें आगे जाके कंपोजिशन बताऊंगा तुम्हारे 4th सेमेस्टर में। मतलब इनके अंदर क्या होता है, सिलिका होता है और सिलिशियस कंपाउंड होते हैं और लाइम प्रेजेंट होता है। तो फ्लाई ऐश और जो ये आपका क्या बोला था सुबह आपने, पोजोलोना, इनमें सिलिशियस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इनमें सिलिका जो है ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये सीमेंट के रिप्लेसमेंट में भी यूज आते हैं,
ब्रिक में भी यूज आते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं सर आपको ब्रिक से तो कमजोर होगा ना सर, ये फ्लाई ऐश? फ्लाई ऐश ब्रिक ब्रिक से ब्रिक से कमजोर तो है। कमजोर। हाँ, तो उसमें क्ले यूज होता है ना, ठीक है। सीमेंट के रिप्लेसमेंट में भी थोड़ी बहुत सीमेंट, मतलब जो भी आप रिप्लेसमेंट करते हो, उस एक्चुअल जो कंक्रीट बनती है उससे थोड़ी कमजोर ही बनती है, ठीक है। सर पर फ्लाई ऐश कहाँ काम आती बेटा फ्लाई ऐश क्या होता है कि आप ब्रिक्स बनाने में काम कर सकते हैं। फ्लाई ऐश क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कोल थर्मल प्लांट प्लांट से मिलता है, ठीक है। जब हम कोल को बर्न करते हैं ना, तो वो जब ऊपर ऊपर क्या होता है कि ऐश निकलती है जो उसकी कोल के बर्निंग के बाद में, हम उसे क्या करते हैं कि हम उसमें एक चिमनी सिस्टम लगाते हैं, जिसके कारण जो हमारी ऐश है वो इन्वायरमेंट में ना जा पाए। उस ऐश को हम स्टोर आउट कर लेते हैं, और उस ऐश को स्टोर आउट करते हैं और उसको हम सीमेंट इंडस्ट्री या ब्रिक इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनानी है, आपने कोई भी कंपोजिशन ले ली 1:2:4 या जो भी आप कंपोजिशन लेते हो, तो आप क्या करोगे, अगर मान लो 100 किलो कंक्रीट बनानी है, तो आप क्या करोगे उसमें, और मान लो 100 किलो कंक्रीट में आपको 20 किलो सीमेंट चाहिए, तो आप करोगे 15 किलो सीमेंट डाल दोगे, 5 किलो फ्लाई ऐश डाल दोगे। इस तरह से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। वो रिप्लेसमेंट डिपेंड करता है अगर आपने उसमें पहले टेस्टिंग की हो कि मेरी जो स्ट्रेंथ का वेरिएशन है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। समझ में आई ये चीज? बोलो यस समझ सर। समझ में नहीं यस आई? मतलब हम क्या कुछ नहीं कर रहे, हम वेस्ट मटेरियल का, जैसे आपने घर पे पॉलीथीन आती है, क्या करते हो कई बार, उसी पॉलीथीन को दोबारा यूज कर लेते हो, ठीक है। अगर वो पॉलीथीन आपके लिए सही है तो आप क्या करोगे, उसी पॉलीथीन को रख लेते हो, दोबारा वो पॉलीथीन यूज कर लेते हो। इसी तरह से हमारे गन्ने जो होते हैं, गन्ने से जो शुगर के लिए यूज हो जाते हैं, तो वो गन्ने का जो बाहर का छिलका से बचता है, उससे हम जूट बैग बनाते हैं, ठीक है। वो जूट बैग का मतलब क्या है, हम उसी चीज को दोबारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम वो भी तो करते हैं, खाद बनाते हैं। हमारे जो पुराने जो मतलब जो वेजिटेबल्स और इन सबको हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट वो मतलब एक खड्डा खोद के और उसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं यूजेस उससे ऑफ खाद, है, बायोगैस आल्सो। बायोगैस का भी यूजेस यूज ऑफ हो। तो इसी तरह से बायोगैस। हम क्या करें, सस्टेनेबिलिटी की मतलब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करें। जैसे अब हमने पुरानी ब्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन और इनमें, अब हम क्या कर सकते हैं, स्टील का भी दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर मान लो एक बिल्डिंग हम तोड़ रहे हैं और उसमें स्टील लगा हुआ था, हम उसी स्टील को वापस निकाल लेते हैं, उसी स्टील को कहीं और यूज कर लेंगे। और हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है। हमारा नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि भाई कौन से तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में ही हमारे कई मटेरियल्स होते हैं। अभी आगे जाके आप देखोगे कि कंक्रीट भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की बनती है, अलग अलग स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में। तो हमारा प्रोजेक्ट जैसा होगा ना, कि हम रोड कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो हम इतने स्ट्रेंथ की मिनिमम हमें रिक्वायर्ड होगी। अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें तो इतने मिनिमम स्ट्रेंथ की कंक्रीट रिक्वायर्ड होगी। अगर हम स्टील की जैसे हम बोले, तो स्टील जो बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं वो कम स्ट्रेंथ का रिक्वायर्ड होगा, और जैसे हम ब्रिज के लिए बना रहे हैं वहाँ ज्यादा स्ट्रेंथ का रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि नेचर के रेस्पेक्ट में हमारा मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट हमें टाइप्स के यूज करने पड़ते हैं। लास्ट क्या है, आस्थेटिक अपील। आस्थेटिक अपील कुछ नहीं होता, मतलब घर को कैसे सुंदर बनाया जाए। कोई भी जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आई प्लीजिंग कैसे बनाया जाए, ठीक है, उसकी ब्यूटी कैसे इंक्रीज करे जाए, ठीक है, उसमें एक आर्टिस्टिक अपील कैसे प्रोवाइड की जाए, वो होता है हमारा आस्थेटिक अपील, ठीक है। जैसे आपने टाइल्स लगा ली, ठीक है, फ्लोरिंग टाइल्स, यस सर। फ्लोरिंग क्या, बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ सर, आजकल मॉडर्न हाउसेस में भी बाहर में देखने को मिलता है सर हाँ, एस्थेटिक उसमें अब अपील। डिफरेंट डिफरेंट इसमें टाइप के ब्रिक वर्क्स भी यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, यस, उस यस, मतलब उसमें ब्रिक्स भी फाउंटेन्स ऐसे वगैरह दिख, भी डाल देते हैं सर बाहर में। अब वो आप मतलब उसे एस्थेटिक अपील कह सकते हैं। मतलब हम मटेरियल ऐसा यूज करें यस, ताकि हमारा जो है
घर सुंदर लगे। आजकल जैसे फ्लोरिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, मार्बल फ्लोरिंग है, वो चलो वो तो पहले ही होती है, सिरेमिक टाइल्स है, विट्रीफाइड टाइल्स है, तो अलग अलग टाइप से हम अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट एग्जांपल तो ये है सर, पुराने पुराने बिल्डिंग्स को लोग वो ग्लासेस वगैरह से कवर करके उसे उसका पूरा रूप चेंज कर देते हैं सर। अब वो आप किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में कर सकते हो ना, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया मैंने और डिटेल में डिस्क्राइब करा किसी को, मतलब कि भाई लिखना हो तो मैं तो ये 10 पॉइंट्स डिस्क्राइब करके आगे ये और भी है क्राइटेरिया, वो ये सेम क्राइटेरिया है। प्रिस्क्राइब्ड लोड मतलब कहना चाहता है स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, सर्विसिबिलिटी ये ड्यूरेशन के लिए कहना चाहता है उसके, एस्थेटिकली प्लीजिंग हमने पढ़ लिया है, इकोनॉमी हमने पढ़ लिया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस चीजें को मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर कंप्लीट होते ही, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन की चीज नहीं है। अब सर क्लासिफिकेशन ऑफ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर टॉपिक खत्म होते हैं प्रोवाइड कर सर देते तो हम इसके लोग पढ़ते फिर ना। जो सर इसके फिर शुरू से जो इंट्रोडक्शन टू है फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिर उसके नोट्स आपने फिर प्रोवाइड करवा दिए? नहीं, मैं उसके इंट्रोडक्शन के भी आपको दे दूंगा, ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, ठीक है। बस आपको आपका जो असाइनमेंट है सर। बस उसी को याद रखना है, ठीक है। ये स्कोप, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर जो ट्रांसपोर्टेशन। फिर हाँ बोलो। सर आपने सर अभी जो सेकंड लैब मैनुअल दिया है सर वो, मैनुअल मैंने कब दिया आपको? सर अभी सर सेकंड लैब मैनुअल सर गूगल क्लासरूम पे सर लोडेड है। बेटा वो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट। मैनुअल वो कंक्रीट लैब सर मैनुअल है, आपने वो आपके, फर्स्ट वो सर कंक्रीट। आपने जो पहला असाइनमेंट दिया था सर वो अच्छा हाँ सर बोलिए। देखो बेटा, उसमें 3-4 चीजें हैं, मैं भी देख के बताया था मैंने क्या क्या डाला है उसमें। कोई ना, एक बार ये देख लेते हैं, एक बार इतना सा बचा है, उसके बाद आपको जो भी डाउट है मैनुअल के रेस्पेक्ट में जो भी हो मुझे पूछना, ठीक है। अब पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बचा है अपना लास्ट। ओके तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल मटेरियल्स। जिसने भी आज C2 सेक्शन में था उनको पता है नेचुरल मटेरियल्स कौन से होते हैं। नेचुरल मटेरियल्स वो होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा स्टोन, एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स, रॉक, मड, क्ले, आइस, वाटर, ठीक है। उसके बाद में बैम्बू, उसके बाद में और कौन से थे, और सर किसी टिम्बर। कुछ, हाँ टिम्बर, वुड, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे नेचुरल मटेरियल्स जो हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सर बिटुमेन में तो नेचुरल ही ना होगा क्योंकि वो नेचुरल बिटुमेन प्रोडक्ट से निकलता होता है है। आपका नेचुरली अवेलेबल होता है, सही है, मैं कह सकता हूँ। देखो इनको आप नेचुरल भी कह सकते हो और आर्टिफिशियल भी कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि बिटुमेन होता है एक तरह से नेचुरली अवेलेबल नहीं होता। इसका क्या होता है, जैसे आपको एल्यूमिनियम जैसे डायरेक्ट नेचुरली अवेलेबल नहीं होता, एक बॉक्साइट और फेज होती है, आप उसको और में आता है। फिल्टर आउट करते हो, उस तरह से आपका बिटुमेन होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आप डिफरेंट डिफरेंट निकालते हो, पहले पेट्रोल निकाल लेते हो, डीजल निकाल लेते हो, लुब्रिकेंट्स निकाल लेते हो, उसी तरह से बिटुमेन। पैराफिन वैक्स। हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट, पैराफिन भी एक तरह से ऑयली हो गया एक तरह से। वही मैं कह रहा हूँ कि आप इसको नेचुरल में भी लिख सकते हो इन तरह को, और आर्टिफिशियल में भी लिख सकते हो। तो याद है आप इनको नेचुरल में लिख लो, ठीक है। और आर्टिफिशियल हो गए जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रीज बाय केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। मतलब अगर आप डेफिनेशन देखो तो आप बिटुमेन भी इसमें लेके आ सकते हो कि मटेरियल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज बाय केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। तो आप ब्रिक्स, टाइल्स, सीमेंट, प्री कास्ट कंक्रीट होती है जो कंक्रीट हम पहले ही बना लेते हैं। मान लो कभी आपने देखा है कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन होते हैं तो एक पिलर से पहले बना लेते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कॉलम, ठीक है। यहाँ पे वो बोले जाते हैं, सर ब्रिज में भी होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, एक ब्रिज मिनट से। कंस्ट्रक्शन में भी होता है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का ही बता रहा हूँ, मेट्रो कंस्ट्रक्शन है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन आपने ऐसे देखे होंगे, पियर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से एक एक्सक्यूज मी स्ट्रक्चर सर, सा बना रिमेनिंग ले। मीटिंग टाइम सर 1.5 मिनट बचा है सर। कोई बात नहीं बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में अभी मैं ज्वाइन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक से आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसके ऊपर क्या होता है, गर्डर्स लेके आते हैं वो,
ठीक है, एक आई सेक्शन टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, उस आई सेक्शन सेस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो वो पहले से ही कास्टेड होते हैं, मतलब पहले से ही बने हुए होते हैं। उनको क्या करते हैं, लिफ्ट से, क्रेन से उठा के डायरेक्ट दो जो हमारे पियर्स होंगे इनके बीच में रख देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर सपोर्ट करवाते हैं। तो ये होते हैं प्री कास्ट कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट पहले से ही बनी हो, मतलब जहां साइट पे बना रहे हो वहां पे ना बनी हो, जो पहले से ही हमारा बन के आ रखी हो, ठीक है। प्लाईवुड, प्लाईवुड के बारे में सबको पता है, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। अभी मैं दोबारा ये क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ, इसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लेना।